नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। और जिस वीडियो सीरीज पर हम अभी तक काम कर रहे थे, मतलब हमने लास्ट चैप्टर शेयर का बनाया था, उसी के अगले चरण में हम अब ऋण पत्र पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज में ऋण पत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, ऋण पत्र वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर ये आसान भी है और इसके न्यूमेरिकल काफी कन्वीनियंट पढ़ते हैं, इसलिए ये आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण प्रारूप का एक माध्यम है जो बड़ी कंपनियों द्वारा पैसा उधार लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये क्या है? ऋण पत्र, ऋण लेने का पत्र। ऐसा पत्र जो उधारी को इंडिकेट करता है, उधारी तक को बताता है, वो ऋण पत्र होता है। और ये कंपनियां जारी करती हैं, ओके, बड़ी कंपनियां जारी करती हैं। ऋण पत्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे अब। ऋण पत्रों की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता कंपनी के लेनदार होते हैं, मतलब कंपनी के लिए ऋण पत्र उधारी है। निश्चित दर पर ब्याज। ये जो ऋण पत्र होता है, मान लिया जाए कि एक 100 रुपए वाला ऋण पत्र है, तो इसके सामने लिखा होगा 10% डिबेंचर या 8% डिबेंचर, मतलब इसमें ब्याज जो मिलेगा इस रेट से मिलेगा, तो ब्याज की दर निश्चित होती है। मताधिकार, मताधिकार मतलब कंपनी के डिसीजन में इनको कोई भी मताधिकार नहीं होता है। समापन पर प्रथम भुगतान, जब कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले तो ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है ना, ऋण पत्रों का, उसके बाद पूर्वाधिकार अंशों का और देन समता अंशों का। तो सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले भुगतान किसका किया जाता है? ऋण पत्रों का। जोखिम नहीं, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पब्लिक के, जो इनको खरीदती हैं, तो इनमें जोखिम नहीं है क्योंकि इन पर ब्याज मिलता है। देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ले लेता हूं मैं, अंश तथा ऋण पत्र में अंतर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसके पूरे मतलब 90% चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि मे भी पॉसिबल पिछले साल आ गया हो तो नहीं आए, पर इस साल मतलब हर साल इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। नंबर 1, अंशों का स्वामित्व। तो अंशों में वास्तविक स्वामी होते हैं अंशधारी, कंपनी के अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। और ऋण पत्र, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। तो मतलब ये अंश तथा ऋण पत्रों में तो अंतर है ही सही, साथ ही ये अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर है ना। तो दोनों बात बराबर ही है कि देखिए। तो दूसरा, मताधिकार। अंश जिसके पास होते हैं उनको सभी मामलों में मताधिकार होता है, लेकिन ऋण पत्रधारी को मताधिकार नहीं होता है। प्रतिफल, अंशधारी को लाभांश मिलता है और ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है। जोखिम, सर्वाधिक जोखिम होता है, या यूं कहें कि सर्वाधिक जोखिम अंशधारी के ऊपर रहता है और इधर जोखिम नहीं रहता है। समापन पर भुगतान, जैसा विशेषता में पढ़ा था, सबसे अंत में समापन मिलता है अंशधारी को, है ना। सबसे पहले ऋण पत्रधारी को, फिर पूर्वाधिकार अंशधारी को, फिर समता अंशधारी को, लेकिन इन सबसे पहले किसको मिलता है? ऋण पत्रधारी को। ऋण पत्र के प्रकार देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले है बंधक ऋण पत्र। बंधक ऋण पत्र मतलब ऐसा ऋण पत्र होता है जिस पर की, है ना, इस ऋण पत्र पर जो खरीदता है उस डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा होता है। तो ये ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय नहीं होता है। एक होता है मुक्त ऋण पत्र। मुक्त ऋण पत्र मतलब या इस ऋण पत्र को वाहक ऋण पत्र में दिखाते हैं और इस ऋण पत्र पे किसी का नाम नहीं होता है, ये पैसे के बदले में हस्तांतरणीय बिल्कुल है। परिवर्तनशील ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है ना, अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, वो कौन से ऋण पत्र होते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं। और जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो कौन से? अपरिवर्तनशील। शोधनीय, जिन अंशों का शोधन, शोधन मतलब क्या होता है? पुनर्भुगतान। देखो, अंश अगर लोन है तो लोन को चुकाना भी पड़ेगा कंपनी को, तो जिन अंशों को जीवन काल में शोधन हो सकता है वो शोधनीय, और जिनका नहीं हो सकता है वो अशोधनीय। तो अंतर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि कैसे पूछा जा रहा है। ऋण पत्र के शोधन की रीतियां, अगर आप ऋण पत्र का शोधन कर रहे हैं तो कैसे कैसे करेंगे? तो कंपनी अपनी कैपिटल में से भी, पूंजी में से भी भुगतान कर सकती है। कंपनी इसको लाभों में से, अपने संचित जो लाभ है, जनरल रिजर्व है
P&L है, उनसे भी शोधन कर सकती है और कंपनी अंशों में परिवर्तित करके भी शोधन कर सकती है। यदि ऋण पत्र को अंशों में परिवर्तित किया जाता है तो एंट्री क्या बनती है, इसको देख लेते हैं। जैसे 8% डिबेंचर को हम अंशों में परिवर्तित करते हैं, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर लाइबिलिटी होता है, अभी ये खत्म हो रहे तो डेबिट हो जाएंगे, टू डिबेंचर होल्डर, ये किसके पास है, डिबेंचर होल्डर के, जैसे 1 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, है ना, 1 लाख रुपए के। और ये ऋण पत्र कैसे थे, 1000 ऋण पत्र थे, 100 रुपए वाला एक, तो 1 लाख रुपए के ऋण पत्र है, इनको हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो हमने 10 वाले शेयर में इनको परिवर्तित किया है, तो ये 1 लाख रुपए के परिवर्तित हो गए 1 लाख। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना बना, 1 लाख के है, 10 रुपए का है, तो 10,000 शेयर। तो ये 2 एंट्रियां शेयर को परिवर्तित करने की बन सकती है। एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे हम डिबेंचर को समझ पाए। डिबेंचर के लिए उदाहरण है, परम लिमिटेड ने 1,100 रुपए वाले 8% ऋण पत्र जारी किए, जिन पर राशि इस प्रकार दी थी। कैसे दी थी, आवेदन 20 रुपए, आवंटन 40 रुपए तथा याचना 40 रुपए। एंट्री कीजिए कंपनी की पुस्तकों में यदि समस्त राशि एक साथ प्राप्त हो, यदि राशि किस्तों में प्राप्त हो। तो हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब पहली स्टेप करते हैं जब समस्त राशि एक साथ प्राप्त हो। डिबेंचर कितने हैं मित्रों, डिबेंचर हमारे पास 1000 और कितने वाला है, 100 रुपए वाला, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है इस पर, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक साथ प्राप्त होगा राशि 1 लाख, ओके, ये एक साथ प्राप्त हो जाएगी। और अगली एंट्री इसकी बन जाएगी दोस्तों 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना 1 लाख। अब मैं यहां पर बता दूं, यदि ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए होते, है ना, मान लो ये डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं, तो क्या होता कि कंपनी को 1 लाख की बजाय कितना राशि प्राप्त होता, 90,000 ही मिलता, है ना। तो रिसीव की एंट्री कितने से बनती, 90,000 से बनती। और इस डिस्काउंट को हम यहां कैसे दिखाते, देखो डिबेंचर में तो क्रेडिट 1 लाख ही होता, खाली हम यहां क्या करते, यहां हो जाता डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता 10,000 से, और इस 1 लाख की बजाय, ठीक है, और ये 1 लाख की बजाय क्या आ जाता 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। तो ये अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया हुआ होता। अगर हम प्रीमियम पे इश्यू करते तो क्या होता, देखो प्रीमियम पे इश्यू करते तो 1000 डिबेंचर पे मान लो 10% प्रीमियम पे, तो 100 वाला डिबेंचर है, तो 10% के साथ कितने का हो जाता है 110 का, तो 1,10,000 रुपए प्राप्त होते। तो फिर 90,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, रिसीव की एंट्री में कितना होता 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 होता। ये तो रिसीव की एंट्री में होता, फिर ये दोनों अमाउंट नहीं आते, है ना, 1,10,000 1,10,000 प्राप्त होता। और फिर डिस्काउंट न दिखाते हुए हम क्या करते, इसमें प्रीमियम दिखाते। कैसे दिखाते प्रीमियम दोस्तों, फिर डिस्काउंट न करते हुए हम इसमें क्या दिखाते, प्रीमियम। तो 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 8% डिबेंचर हो जाता है 1 लाख का, ठीक है, और ये प्रीमियम हो जाता आपका 10,000 का, और टोटल हो जाता 1,10,000 अगर हम प्रीमियम पे इश्यू करते तो। और दोस्तों अगर ये राशि किस्तों में प्राप्त हो तो आप देख लीजिए, आवेदन 20 है, आवंटन 40 और याचना 40 है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन करते, डिबेंचर कितने आपके पास देख लीजिए, डिबेंचर है आपके पास 1,100 रुपए वाला, है ना। तो एप्लीकेशन की एंट्री बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट ये बनाते हैं। 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, तो 1,000 डिबेंचर है, तो 20,000 रुपए
20,000 रुपए इस प्रकार आता और फिर ड्यू की एंट्री बन जाती। और ड्यू की एंट्री बन जाती 20,000 से 20,000। तो ये एप्लीकेशन का मामला हो जाता दोस्तों। अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट पे 40 रुपए है। अलॉटमेंट के लिए पहले ड्यू की एंट्री बनती, %8 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर बन जाती एंट्री। और एंट्री बनती 40,000 रुपए से, क्योंकि 40 रुपए अलॉटमेंट पे है। ये पहले ड्यू की एंट्री बनती, फिर बनती दोस्तों रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री बन जाती दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और 40,000 रुपए से ये बन जाती। देन हम कॉल पे चलते। कॉल आपकी 40 रुपए की है, ड्यू की एंट्री बनती 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ड्यू की एंट्री बनती 40,000 रुपए से, क्योंकि 40 रुपए है कॉल पे। और रिसीव की एंट्री बनती फिर रिसीव की एंट्री बन जाती दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट और 40,000 से 40,000 से। अगर कोई इसमें डिस्काउंट या प्रीमियम होता तो वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में आ जाता, अलॉटमेंट की ड्यू की में। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट होता, और प्रीमियम होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता। बस ये दोस्तों सामान्य सी स्टेप्स मैंने आपको बताई डिबेंचर की, जिसके बेस पर आप डिबेंचर चैप्टर का कम से कम बेसिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली हमने कुछ बात की, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।